नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। पेजन अटैक से सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति को रूस में मारने का खुलासा। तो वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में भीड़, शमशानों में जगह नहीं। चीन में होने लगी नई वायरस का शुरुआत। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की राह में पाकिस्तानी चाल, जिसने दिलाई आजादी, उसी पर चलने लगी हंटर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश आज किस राह पर चल रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस मुजीबुर रहमान ने देश को आजादी दिलाई, आज उन्हीं से जुड़े इतिहास को गायब करने की तैयारी हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार जियाउर रहमान ने 1971 में देश की आजादी का ऐलान किया था। अब तक की पुस्तकों में इसका श्रेय बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया जा रहा था। बांग्लादेश के मीडिया के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उसमें पहले की तुलना में कई बदलाव किए गए हैं। बांग्लादेश में जो नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उनमें से मुजीबुर रहमान के लिए राष्ट्रपति की उपाधि भी हटा दी गई है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक बोर्ड के अध्यक्ष के हवाले से कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2025 के लिए नई पाठ्य पुस्तकों में उल्लेख होगा कि 26 मार्च 1971 को जियाउर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसके बाद 27 मार्च को उन्होंने बंगबंधु की ओर से स्वतंत्रता का एक और ऐलान किया है। मुजीबुर रहमान के पाठ्य पुस्तकों से हटाए जाने का ये मामला अकेला ऐसा मामला नहीं है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश ने पुराने नोटों का प्रचलन से बाहर करके अपनी कागजी मुद्रा से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। तो वहीं कुछ सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में से एक बार फिर लौटने का मन बना रही है। अगर यह हुआ तो 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में दाखिल होगा। अब ऐसे में ये देखना काफी अहम होगा कि क्या एक बार फिर बांग्लादेश में वैसे ही हालात बनने वाले हैं जो 1971 यानी बांग्लादेश की आजादी से पहले थे। बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की वापसी की खबर एक पड़ोस के तौर पर भारत के लिए भी चिंता बढ़ाने वाली है। छात्रों के रुख को देखते हुए लग रहा है कि बांग्लादेश में एक बार फिर छात्र बड़े आंदोलन की तैयारी में है। साथ ही छात्र मार्च फॉर यूनिटी के लिए भी छात्र जुट रहे हैं। बताया जा रहा है कि आंदोलनकारी छात्र पहले आंदोलन में मारे गए छात्रों के लिए न्याय दिलाने की मांग भी उठ रही है। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर बांग्लादेश में आंदोलन के रास्ते तख्तापलट की भूमिका तैयार की जा सकती है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जब शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन हुआ था तो उस दौरान भी अब्दुल हन्नान काफी चर्चाओं में था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हन्नान ने ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सभी छात्रों से शहीद मीनार पर जुटने की अपील की थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि जुलाई क्रांति का ऐलान सरकार नहीं बल्कि खुद छात्र ही होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ साल 2019 में चीन में कोविड-19 की शुरुआत हुई थी। इस वायरस ने ऐसा कोहराम मचाया था कि पूरी दुनिया थम गई थी। कोविड-19 के बाद अब चीन में कई खतरनाक वायरस का आगमन हो चुका है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि अस्पताल में लोगों की भीड़ है, शमशान घाट में भी भीड़ लगी है। ऐसे में हम सबको मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये वायरस क्या है, कोविड-19 से भी कितना खतरनाक है। चीन कोविड-19 महामारी के 5 साल बाद ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के प्रकोप से निपट रहा है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार पता चलता है कि वायरस तेजी से फैल रहा है। कुछ का दावा है कि अस्पताल और शवदाह गृह भरे पड़े हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। देखा जाए तो HMP भी बिल्कुल कोविड-19 की तरह है। इसके लक्षण और प्रसारित होने के तरीके लगभग समान ही हैं।
कुछ समाचार एजेंसी राइटर्स के अनुसार चीन के डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी ने शुक्रवार को बताया कि हम लोग पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। विभाग ने बताया कि शुरुआत में निमोनिया के लक्षण जैसे दिख रहे हैं, हालांकि हम लोग हर तरीके से इस पर निगरानी रख रहे हैं। इस बार स्थिति कोविड-19 जैसे नहीं होगी। चीन की सरकारी मीडिया सीसीटीवी के रिपोर्ट्स में कहा गया कि इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। 16 से 22 दिसंबर के बीच इन्फेक्शन बढ़ा है। इसकी जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। सर्दियों के दिनों में चीन में अक्सर ऐसे मामले आते रहते हैं, जिससे लोगों को चिंता होती है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया पर जब विद्रोहियों ने हमला बोला तो रूस ने आगे आकर सत्ता से बेदखल किए गए राष्ट्रपति बशर अल असद की मदद की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही थे जिन्होंने मॉस्को में उनको शरण दी, मगर अब खबर यह आ रही है कि बशर अल असद पर जहर के जरिए जानलेवा हमला किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि असद को अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगी, खांसी और दम घुटने लगा। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी से मदद मांगी, जिन्होंने तुरंत अस्पताल को फोन कॉल किया। दूसरी ओर उनकी तबीयत की खबर जब व्लादिमीर पुतिन के ऑफिस में पहुंची तो क्रेमलिन ने आदेश जारी किया कि उनके इलाज से सभी इंतजाम घर पर ही किए जाए। उनके इलाज के लिए मेडिकल टीम को उनके अपार्टमेंट में ही भेजा गया और उनका इलाज किया गया। फिलहाल डॉक्टर्स की टीम लगातार उन पर निगरानी रख रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि अब उनकी हालत में सुधार है और उनकी हालत अब स्थिर है। हालांकि डॉक्टर ने जांच के लिए जब उनको सैंपल लिए थे तो तब उन्हें पता चला कि उनको जहर दिया गया था। अब सवाल यह उठता है कि असद को आखिर किसने जहर दिया? आखिर कौन उनको मारने की कोशिश कर रहा है? किसने उनको पॉइजन दिया? पुतिन के करीबी निकोलाई पेटुसेव की निगरानी में इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। असद की जान लेने की कोशिश ऐसे समय पर की गई है जब मीडिया में पुतिन के साथ उनके रिश्ते खराब होने की खबर सामने आ रही है। दूसरी ओर सत्ता से बेदखल होकर रूस में पनाह लेने के बाद असद की निजी जिंदगी में भी कुछ सही नहीं चल रहा है। उनका अपनी पत्नी अस्मा अल असद के साथ विवाद चल रहा है। खबर तो यहाँ तक है कि उनकी पत्नी ने तलाक की अर्जी दाखिल की है और वापस अपने घर लंदन लौटना चाहती थी। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। आइए देखते हैं वीडियो डिटेल में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहे तो जरूर दे और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे ताकि मैं और भी करंट न्यूज आपको दिखला और सुना सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। आइए मिलते हैं अगले समाचार में।